Assalamu alaikum everyone, welcome to the sixth module which is investigation, accidents and incidents। इससे पहले हम जितने भी मॉड्यूल पढ़े थे वो हमारे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के थे, यानी कि हादसे को होने से रोकने के लिए थे। हम हमारी पूरी कोशिश थी कि हम समझें वर्क प्लेस की मैनेजिंग सेफ्टी क्या होती है, वर्क प्लेस सेफ्टी क्या होती है, किस तरह से आप जो है रिस्क असेसमेंट करते हैं ताकि आप जो है ना उसको रोक सकें, एक्सीडेंट्स को रोक सकें। कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, किस तरह से आपने उनको कंट्रोल करना है जो आपके लिए रीजनेबल प्रैक्टिकेबल हो। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद हमने कॉमन हैजर्ड्स को पढ़ लिया जो कि लास्ट मॉड्यूल में था, एंड आज के मॉड्यूल में हम ये पढ़ेंगे कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ करने के, इम्प्लीमेंट करने के बावजूद समटाइम्स थिंग्स में गो रॉन्ग। कभी ना कभी कुछ चीज़ें सही तरीके से फॉलो नहीं होती। दैट कैन बी टू द एंड ऑफ मैनेजमेंट, दैट कैन बी द एंड ऑफ द वर्कर। अनसेफ कंडीशन भी हो सकती है, अनसेफ एक्ट भी हो सकता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं की लर्निंग पॉइंट्स के। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स आर हैपन, एंड हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनने जाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमारी वर्क साइट में, वर्क प्लेस में, बेस्ट वे में एक हादसा हुआ, नियर मिस था, जिसमें लिफ्टिंग, टेंडम लिफ्टिंग एंड टेलिंग की जा रही थी। एंड उस दौरान क्या होता है कि उनसे वो लिफ्टिंग की जो एक क्रेन थी उसकी फ्यूज़ उड़ जाते हैं। जैसे ही फ्यूज़ उड़ते हैं जर्क लगता है, एंड पूरी की पूरी क्रेन का जो लोड था वो दैट वाज मोर देन 8 टन, 8 टन से ज़्यादा वजन था। एंड वो नीचे की तरफ आया था। जस्ट ज़मीन से 1.5 फीट की डिस्टेंस पे था। इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें पोटेंशियल थी। उस टाइम मुझसे पूछा गया, क्योंकि मैं लीड पर्सन था, मैं लीडर था, मुझे बुलाया गया। टाइम बिल्कुल एंड था, छुट्टी का टाइम था जब मुझे बुलाया गया। तो मुझसे पूछा गया सर इस टाइम क्या करना चाहिए। तो इस टाइम मुझे पूरे आयोश का ये सिनेरियो, किस तरह इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है, तो मुझे क्लिक हुआ, विच वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। तो उस टाइम मैंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह अल्लाह ना करे इन फ्यूचर कभी आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, आपके सामने कोई किसी किस्म का हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आपके लिए भी बहुत इजी होगा उस चीज़ को कंट्रोल करना, इंशाल्लाह बाय लर्निंग दिस मॉड्यूल। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स इन इंसिडेंट्स। पहले पार्ट में हमने क्या सीख लिया कि किस तरह से आप चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन स्टिल थिंग्स में गो रॉन्ग एंड एक्सीडेंट्स हैपन। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने तीन चीज़ें समझनी है: इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड नियर मिस। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि और अवॉर्डिंग बॉडीज के अकॉर्डिंग कुछ मुख्तलिफ हैं। लेकिन चूंकि हम आज आयुष को स्टडी करेंगे तो हम आयुष को ही देखेंगे आयुष के अकॉर्डिंग। इंसिडेंट एंड नियर मिस इज द सेम थिंग। आयुष कहता है कि इंसिडेंट को कुछ इंडस्ट्रीज नियर मिस कहती हैं, एंड हम इंसिडेंट एंड नियर मिस को सेम कहते हैं। सही है। यानी कि अगर कोई पर्सन टर्म यूज करता है इंसिडेंट का, तो उसका मतलब है वो भी नियर मिस को कह रहा है। अगर कोई पर्सन नियर मिस का टर्म यूज कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो इंसिडेंट की बात कर रहा है। लेकिन कुछ और डेफिनेशंस में इसकी अलग डेफिनेशन है, इसलिए इसमें उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करा। मैं सिर्फ आज जो है ना आयुष के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। इंसिडेंट या नियर मिस दोनों एक ही चीज़ है। अगर वो सिचुएशन कब बनती है, लेट सपोज एक हादसा हो जाए, एंड उस हादसे, यानी कि एक अनवांटेड इवेंट हो जाए, ठीक है, एक अनडिजायर्ड अनवांटेड इवेंट हो जाए, एंड उसमें पोटेंशियल थी कि आपको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन लकीली आप बच जाते हैं। यानी कि बाल बाल बचना, नियर मिस क्या होता है, बाल बाल बचना। इसे हम कहते हैं इंसिडेंट या फिर नियर मिस। यानी कि उस इंसिडेंट में या उस वाक़ये में ये पोटेंशियल थी कि नुकसान पहुंच सकता, लेकिन लकीली आप उस जगह से बच गए, उस जगह पे नहीं थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी शायद एग्जांपल दे दे चुका हूँ, लेट सपोज एक हाइट पे एक पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, उसके हाथ से हैमर गिरता है। ये पर्सन है, एंड उसके हाथ से हैमर गिरता है। सही है। मैं ऐसी हैमर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नीचे गिर जाता है। जब ये नीचे गिरता है, ये ज़मीन है, तो ये जब नीचे गिरता है तो उस टाइम कोई नीचे नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन लेट सपोज इस हैमर के आगे गिरने क्या में पोटेंशियल थी। काइंडली हैमर अपना माइक म्यूट रखें। टाउन में मामी की फाइल ट्रांसफर करानी है 10 बजे। तो तू मुझे लेने आई। मैं उधर इस हैमर के गिरने में पोटेंशियल थी कि अगर नीचे बंदा खड़ा होता तो उसको बुरी तरह से चोट लग सकती थी इसके सर पे। लेकिन लकीली वो पर्सन उस टाइम अवेलेबल नहीं था,
तो वो बच गया, यानी कि बाल बाल बचना को हम नियर मिस या फिर इंसिडेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू द आयुष। अच्छा, जिस तरह कि आपके सामने एक एग्जांपल है, एक पर्सन, उसका पाँव लगता है स्लिपरी एरिया में, बैरिकेशन एरिया पे उसका पाँव लगता है, उसके हाथ से बैग गिरता है, बैग को नुकसान नहीं पहुंचा, वो खुद भी स्लिप हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, स्टेबल रहा। तो यहाँ पे इसे हम इंसिडेंट या फिर नियर मिस को नियर मिस में काउंट करेंगे। लेकिन अगर तो उसको नुकसान पहुंचता, अगर नुकसान पहुंचा है, यहाँ पे दो चीज़ों को देखेंगे। अगर तो मटेरियल लॉस हुआ है, किसी मटेरियल का नुकसान हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे मोबाइल था, मोबाइल के अलावा कोई मशीन हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचा, या फिर किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा, तो इस इन दोनों केसेस में हम कहते हैं कि ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब हम श्योर होते हैं कि वहाँ पे या तो मटेरियल लॉस हुआ या फिर कोई पर्सन इंजरी हुई, तो वो वहाँ पे एक्सीडेंट का टर्म हम यूज़ करेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, accidents and incidents should be investigated to identify the cause so that it can be prevented from happening again। अब इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है? ये होता है इन्वेस्टिगेशन का कि मकसद क्या ये होता है है? कि नुकसान हो जाए। जी, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या होता है? मकसद हमारे पास बहुत सिंपल है। हम उसके तीन कॉजेज को फाइंड करते हैं, तीन कौन से कॉजेज होते हैं उनको हम आगे समझेंगे। एंड हमारी कोशिश होती है कि ताकि हम एक्सीडेंट को स्टडी करें एंड उसको दोबारा होने से रोकें। क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट को आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इसको स्टडी नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि उसका रीज़न क्या था, तो वो हो सकता है दोबारा हो। जैसे कि अभी आपको मैंने हैमर की एग्जांपल दी कि नीचे थोड़ा गिरा, नीचे बंदा नहीं था, लेकिन अगर वो दोबारा हुआ, हो सकता है वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो नेक्स्ट टाइम, तो उससे क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। इसलिए ये हमारा रीज़न होता है टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट। और क्या रीजन हो सकते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के? कलेक्शन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर नोटिफाइंग अथॉरिटीज़, ऐसी अथॉरिटीज़ जैसे कि आपके आपके मुल्क में कोई एचएससी की कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है, लॉ का जो फिल्म्स होती हैं, ठीक है, वो कोई और ऐसी अथॉरिटी जो कि उस टाइम जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आपने उनको बताना होता है, उनके लिए भी आपने ये डेटा रखना होता है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस, जिस तरह की इंश्योरेंस आपने क्लेम की होती है, आपने क्लेम करनी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है ना उसका रीज़न मांगती हैं आपसे कि भाई ये हादसा क्यों हुआ। तो वो चेक करती हैं कि आया ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, तो क्या उनको हमें इंश्योरेंस देनी चाहिए या फिर नहीं दे सकते हम। अगर तो ये एंड इन्होंने जान के किया है जो भी है, वो बहुत डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें। अच्छा, अदर रीजंस टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट इंक्लूड, अच्छा सर ये तो हो गया पॉइंट। अच्छा, डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ द इंसिडेंट। आप हादसा हो गया, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट इसलिए भी करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितना नुकसान हुआ है आपको, फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ है, कौन से इक्विपमेंट आपके ख़राब हुए हैं, कितनी मेडिकल कॉस्ट देनी पड़ी आपको, कितने फाइन्स देने पड़े, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। की बेनिफिट्स ऑफ क्या इन्वेस्टिगेशन क्या है? मेकिंग अ सेफर वर्क इन्वायरमेंट। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हादसे को होने से आप रोकेंगे, दोबारा हादसा होगा नहीं। जब दोबारा हादसा होगा नहीं, तो आपने क्या किया, आपका अपना वर्क एनवायरनमेंट क्या हो गया, वो सेफ हो गया, यानी कि वो एक पॉजिटिव कल्चर उसमें क्रिएट हो जाएगा। इम्प्रूविंग वर्कर्स मोराल, जब वर्कर्स ये फील करेंगे कि वाकई हादसा हुआ है, हमारी कंपनी ने उसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, इंपॉर्टेंस दी है, उसके ऊपर एक्शन लिए एंड दोबारा ना होने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की है, तो उनका मोराल हमेशा हाई रहेगा, वो भी चाहेंगे कि अपनी इंडस्ट्री के साथ हम क्या करें, मुखलिस रहें। प्रिवेंटिंग फर्दर बिजनेस लॉसेस फ्रॉम डिस्ट्रप्शन, डाउन टाइम एंड लॉस बिजनेस। जारी बात है, जब हादसा कम होंगे तो आपका डाउन टाइम कम रहेगा, फजूल हादसात नहीं होंगे। जब हादसात नहीं होंगे तो उससे प्रोडक्शन लॉस नहीं होगी, डाउन टाइम नहीं होगा, बिजनेस लॉस नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, बिजनेस वाइज भी आप क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। डेवलपिंग यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज सीखेंगे हादसात की इन्वेस्टिगेट करने से। आपको नई इंफॉर्मेशन किस तरह मिलेगी कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से भी हादसा हो सकता है, इस तरह इस सब चीज़ों को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। रिमेंबर इंसिडेंट्स दैट डोंट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि नियर मिस की बात हो रही है।
कि जिसमें आप बार बार बच भी जाते हैं, स्टिल आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल होती है कि नेक्स्ट टाइम वो अगर कोई पर्सन वहाँ पे हो, अवेलेबल हो, तो उससे नुकसान पहुंच सकता है। An incident might result in more serious consequences if it were to happen again. अभी आपको मैं एग्जांपल दे भी चुका हूँ, यही एग्जांपल थी। लेट्स सपोज यहाँ पे भी बंदा अवेलेबल नहीं है, सही है, यहाँ पे थोड़ा गिरा है, बंदा अवेलेबल नहीं था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बंदा खड़ा हो, वो भी नीचे काम करो या सुपरवाइजर हो या जो भी हो, नीचे बातचीत करो, अपना जो है मसरूफ हो, ऊपर से उसकी क्या गिर जाए, थोड़ा गिर जाए, एंड वो इंजर्ड हो जाए। हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हैपन, ये आपका स्टार्ट हो गया कि इंपॉर्टेंट पार्ट। याद रखें, जब भी कोई हादसा होता है तो उसके तीन कॉजेज होते हैं। तीन कॉजेज। एक, उसका इमीडिएट कॉज में क्या होता है, अनसेफ एक्ट होता है या फिर अनसेफ कंडीशन होती है। या तो वर्कर खुद कोई गलती जो कर रहा होता है, पीपीस नहीं पहन रहा होता है, या फिर कुछ चीज़ बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है, जल्दबाजी कर रहा होता है, जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर उसमें प्रेशर होता है। ये हो गया आप उसका अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन क्या है कि वहाँ पे गार्ड रेल मिसिंग थी, सेफ गार्ड मिसिंग था, प्रॉपर पीपीज नहीं प्रोवाइड किए गए थे, प्रॉपर जो है क्या कहते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है ना आइसोलेट नहीं थे। तो ये क्या हो गई, ये अनसेफ कंडीशन हो गई। इसके बाद होता है उसकी दूसरा कॉज, अंडरलाइन कॉज। उसके पीछे एक स्टोरी, यार ये इसने अगर नहीं पहना तो इसके पीछे रीजन क्या था। अगर तो अनसेफ एक्ट है, अगर तो अनसेफ कंडीशन यानी कि वहां पे गार्ड रेल मिसिंग था, तो क्यों मिसिंग था, तो वो भी ये क्या होगा, उसका अंडरलाइन कॉज होगा। तो उसको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, आयुष ने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, लेकिन इसको मैं आगे से लेकर दोबारा में रिवर्स आऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, ये एक वेयर हाउस है, एंड इस वेयर हाउस में छुट्टी का टाइम है, फ्राइडे का दिन है, लास्ट टाइम है, मतलब बिल्कुल जब छुट्टी का, लेट सपोज हमारी यहाँ पे 5 बजे छुट्टी होती है, तो ये तकरीबन समझिए आपको 4:30 बजे का टाइम है। एंड इस टाइम हर बंदा जल्दी में है, काम को जो है तेजी तेजी से कर रहा है ताकि मैं उसे काम कंप्लीट करूं एंड टाइम से छुट्टी कर लूं। ये एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, इसने आगे पेंट्स उठाए हुए हैं, जो आपको कॉटन नजर आ रहे हैं, पेंट पेंट है इसके अंदर, एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा है। जब ये स्पीड में चला रहा है एंड अपने जो अपना जो रूट इस्तेमाल करता है डेली, वो रूट इस्तेमाल करते हुए जब स्पीड से चलाता है, इसके सामने अगर आप बैक पे देखते हैं, एक बंदा आ जाता है। मम्मी क्या मांग रही खाने के लिए? इसके सामने एक बंदा आ जाता है। जब इसके सामने बंदा आता है तो ये तेज ब्रेक मारता है। जब ये तेज ब्रेक मारता है तो उसके नीचे क्या होता है, ऑयल स्पिल होता है, यानी कि कोई ऑयल पहले से पड़ा होता है ज़मीन पे। तो वो ब्रेक लगती नहीं है एंड वो स्किड खाता है, फोर्कलिफ्ट ट्रक जब वो स्किड खाता है तो सारा जो पेंट होता है वो उस बंदे के ऊपर गिर जाता है। तो ये आपके पास जो ये क्या था, ये एक इमीडिएट कॉज था, यानी कि जो आपने अपनी आंखों से देखा अपने सामने, कि उस वो पर्सन की एकदम से अपीयरेंस, इसका तेज ब्रेक मारना, इसका तेज चलाना, ऑयल का पड़ा होना ज़मीन पे, एंड स्किड खाना इसका, ये सब क्या था, ये इसके इमीडिएट कॉजेज थे, यानी कि एक अनसेफ फैक्ट एंड अनसेफ कंडीशन थी, जिसकी वजह से आपको जो नज़र आ रहा था कि ये क्या है, ये एक हादसा पेश आया। इसके पीछे एक बैक स्टोरी थी। बैक स्टोरी क्या होगी कि ये बंदा सामने से क्यों आया एकदम से, और ये पीछे जो फोकलिफ्ट ट्रक ड्राइवर है, ये क्यों तेज चला रहा था, एंड यहाँ पे ये ऑयल क्यों स्पिल पड़ा हुआ था इतना। तो ये इसकी जो पीछे स्टोरी होगी, अब उसको हम समझते हैं। अब आप थोड़ा सा पीछे आए, रिवर्स। ये एक पर्सन है जो कि अपने वक्त से पहले छुट्टी करने की कोशिश कर रहा है। इसने 4:30 बजे अपने काम खत्म कर लिया, जुम्मे के दिन है, वीकेंड के लिए जा रहा था। इसने सोचा कि आज मैं टाइमली छुट्टी करूंगा। टाइमली छुट्टी करने के बाद इसने क्या किया कि इसने जो मेन रोड था जिसे इसे एग्जिट करना था, उसको यूज़ करने के बजाय इसने इस्तेमाल किया फायर एग्जिट का डोर, यानी कि शॉर्ट रास्ता। जब इसने फायर एग्जिट का डोर यूज़ किया, आपको मैंने पहले भी समझाया था, फायर एग्जिट डोर आप नॉर्मल इसमें रूटीन में यूज़ नहीं करते, इसको आप जो है ना क्या करते हैं, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि फोर्कलिफ्ट ड्राइवर को ये नहीं पता होता कि आज तो एक नॉर्मल कंडीशन थी, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, तो वो तेज चला रहा था एंड इस रूट को इस्तेमाल कर रहा था। जब उसने देख उसको इस चीज़ को इग्नोर किया तो क्या हुआ, एंड इस बंदे ने बाईपास किया कि मेन रूट जाने से बजाय उसने शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल किया। तो उसकी सामने से सडन अपीयरेंस हुई। जब सामने से सडन अपीयरेंस हुई और ये पर्सन तेज चला रहा था, इसको भी जो है जल्दी थी काम की, तेज चला रहा था, स्पीड लिमिटर नहीं था इसमें। फोर्कलिफ्ट ट्रक में अपना स्पीड लिमिटर आता था ताकि वो ये उसे क्रॉस ना कर सकें। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस भी नहीं थी, जिसकी वजह से ऑयल स्पिलिज भी हो रहा था। एंड जब वो बंदा सामने आता है उसके, तो तेज ब्रेक लगाता है, ऑयल स्किड, एंड इसका हादसा हो जाता है। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई इमीडिएट कॉजेज क्या होते हैं,
इसके बैक पे अंडरलाइंग कॉजेस क्या होते हैं। तीसरा होता है रूट कॉजेस। रूट कॉजेस को भी समझ लेते हैं, वो भी सिंपल ही है। रूट कॉजेस की एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो कि इंटरव्यूज में ही पूछी जाती है, बहुत फेमस भी है यार। अक्सर मैं टिकटॉक टिकटॉक की जो वीडियोस देखता रहता हूँ, तो वो रूट कॉज को इस तरह डिफाइन कर रहे होते हैं कि रूट कॉजेज इज फ्रॉम द फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि जब मैनेजमेंट फेल, अपने जो है ना ड्यूटीज को फेल करती है, तब वहां से आपके रूट कॉजेज स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये जो रेड लाइन है लास्ट में, ये जो बिल्कुल फर्स्ट, सॉरी, जो रेड लाइन है, ये आपका रूट कॉजेज को डिफाइन कर रही है। रूट कॉजेज क्या होते हैं, जो कि मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि मैनेजमेंट ने इंस्पेक्शंस प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, टाइमली इंस्पेक्शन करनी थी। जब उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं की, तो मेंटेनेंस नहीं हुई। मेंटेनेंस किस पार्ट का था, अंडरलाइंग कॉजेज का। जब मेंटेनेंस नहीं हुई तो ऑयल स्पिलेजेस थे, ऑयल स्पिलेज की वजह से एंड ब्रेक लगी एंड उसके ऊपर वो स्किड खा गई एंड हादसा हुआ। फिर अगेन मैनेजमेंट की तरफ से ये सही स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं था कि आप जो है वक्त से पहले छुट्टी नहीं कर सकते, या फिर दूसरी बात ये कि आपने काम की तेज़ी, काम की जल्दबाजी नहीं करनी। जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, तो उसकी वजह से हर बंदा जल्दी में तेज़ी में चला रहा था। जिस तरह कि फोकलिफ्ट ड्राइवर था, वो तेज़ी में चला रहा था, स्पीड ज़्यादा थी उसकी, उसने तेज़ ब्रेक मारी एंड वही सेम स्टोरी। इसके अलावा जब मेंटेनेंस नहीं थी मैनेजमेंट की तरफ से, रूट कॉज है, तो इंस्पेक्शंस नहीं हो रही थी। जब इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, तो उसका स्पीड लिमिटर नहीं लगा हुआ था, स्पीड लिमिटर नहीं था, तो वो स्पीड तेज मार रहा था एंड अगेन वही सेम स्टोरी। और पॉलिसी स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं थी कि आप वक्त से पहले छुट्टी नहीं कर सकते। जब वो डिफाइन नहीं थी, तो उसने, एंड दूसरा चीज़ क्या, कि आप मेन रूट, यानी कि ये जगह मेन रूट था जिससे जिसने एग्जिट करना था, लेकिन इसने शॉर्ट रास्ता, ये रेड रास्ता जो है फायर एग्जिट का डोर यूज़ किया। तो ये भी मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से। एंड अगेन उस बंदे की अपीयरेंस आती है एकदम, यानी कि एकदम इमेज सामने से आता है, सडनली सामने आता है, वो तेज ब्रेक मारता है एंड हादसा होता है। अब आपको एक और चीज़ समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। आपने ये देख लिया कि तीन किस्म के कॉजेज थे। अब लेट सपोज, अगर हम सिर्फ इमीडिएट कॉजेज को देखते हैं, ठीक है, इमीडिएट कॉजेज को, मुझे ऑयल स्पिल स्पिल नजर आता है, ऑयल स्पिल, और मैं इसके ऊपर जो है ना मिट्टी डालता हूँ उसको, या साफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं लेट सपोज पे मैंने ऊपर सैंड डाल दी, ठीक है। तो मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है कि क्या इस हादसे को मैंने दोबारा होने से रोक दिया या नहीं रोका। हम्म। ऑयल रोक स्पिल, दिया सर। ऑयल स्पिल मैंने एक जगह पे देखा, वहां पे ऑयल स्पिल था, बस मैंने मिट्टी डाल दी और मैं चला गया। तो मुझे आप लोग बताएं। सर इससे आपने हादसा करने से रोक दिया सर। दोबारा इधर हादसा नहीं हो सकता क्योंकि नीचे जो मिट्टी के ज़रात, ऑयल के ज़रात थे वो ख़त्म हो गए। अब मेरी बात सुने दानियाल, आपने क्या किया यहाँ पे, हादसा होने से हमने नहीं रोका, हमने रोक दिया। एक मुझे आंसर मिला, नहीं रोका। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेट सपोज मैंने, जो मुझे एक ऑयल स्पिल नजर आया, उस पर मैंने मिट्टी डाल दी और मैं चला गया, ठीक है। अगर आपने ये नहीं ठीक है देखा सर। कि भाई फोर्क लिफ्टर से तो अभी भी जो है ऑयल स्पिल हो रहा है, तो यही ऑयल स्पिल कहीं और भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। जब ओके दोबारा सर। ऑयल स्पिल होगा, तो दोबारा ये हादसा होगा। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि अगर आप कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं या चीज़ों को ठीक करते हैं इमीडिएट कॉजेस पे, तो वो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। आपने हमेशा किधर से कोशिश करनी है, यहाँ से, रूट कॉजेस से। जब आप उसके रूट कॉजेस की तरफ जाएंगे ना, इसे हम कहते हैं रूट कॉजेस एनालिसिस भी कहते हैं, आरसीए का डॉक्यूमेंट, ठीक है। रूट कॉजेज एनालिसिस, कि हम उसकी जो है ना बिल्कुल, पश्तो में कहते हैं ना, बेस से समझना, बिल्कुल बेस से समझना उसकी, कि कहाँ से हादसा शुरू हुआ है उसका, जो है ना कहाँ से मैनेजमेंट का फेलियर था, जिसे हम कहते हैं आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस। उसकी तरफ जब आप जाएंगे, लेट सपोज जब आपने इंस्पेक्शंस, मैनेजमेंट ने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर ली, सही है, तो वहाँ पे फिर मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी। जब मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी तो ऑयल स्पिलेजेस खत्म हो जाएंगे फोकलिफ्ट में, क्योंकि उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस मेंटेनेंस होगी हर बार। जब मेंटेनेंस होगी, ऑयल स्पिल्स खत्म हो जाएंगे, तो आपने हादसे को कंट्रोल कर लिया। अंडरस्टूड। अच्छा, ओके। उसको सर। अच्छा जी। अब आपने ये समझना है कि हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह कैरी आउट करते हैं। अब आपने तीन कॉजेज समझ लिए, इसके अलावा एक्सीडेंट इंसिडेंट की डेफिनेशन समझ ली। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हुए अगर तो कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है वहाँ पे, तो सबसे पहले आपने वेल बीइंग ऑफ दैट इंजर्ड पर्सन का ख्याल रखना है। उस इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है जब तक उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो आपने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, उसको साइड पे कर देना है, उसको जो है ना सेफ कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस जगह को बैरिकेड कर देना है। यानी कि वहाँ पे आपने इस तरह से हर जगह को प्रिजर्व कर देना है ताकि किसी किस्म की टेम्परिंग ना हो सके। समझे? टेम्परिंग क्या होती है आपको याद हो, बॉल टेम्परिंग का केस हुआ था, शायद अफरीदी का था, मिचेल स्टार्क का था, बहुत से और भी इस तरह क्रिकेटर्स थे जो अपनी कोई बॉल को चक मार रहा था तो कोई जिप से इसको क्या कर रहा था, स्क्रैच कर रहा था ताकि बॉल ज़्यादा स्विंग हो। आप आई होप आपको याद होगा। तो वो था टेम्परिंग का केस, यानी कि किसी भी ओरिजिनल चीज़ से खेलवाड़ करना, उसे चेंज करना। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मैं आपको बता रहा था हादसा हुआ था, तो उस टाइम भी टेम्परिंग हो गई थी। हमसे हमारे पहुंचने से पहले पहले उन्होंने टेम्परिंग कर ली थी। इसलिए अगर वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल है पर्सन है तो उसको चाहिए इमीडिएटली वहां पे उस जगह को बैरिकेड कर दे, स्ट्रिक्टली सबको बता दे कि यहाँ पे अब इस बैरिकेशन को कोई क्रॉस नहीं करेगा। जो चीज़ जिस तरह से है उसने आपको उस तरह आपने उसको छोड़ देनी है ताकि कोई किसी किस्म का पर्सन उसमें टेम्परिंग ना कर सके। एक और चीज़, अगर तो कोई ऐसी इक्विपमेंट, ऐसी मशीन या कोई चीज़ जो कि अनसेफ पोजीशन में है, लेट सपोज हमें जब क्रेन का इंसिडेंट हुआ था, तो उस इंसिडेंट में जो क्रेन था वो टिल्ट हुई थी, यानी कि वो अपनी पोजीशन से चेंज उसने किया हुआ था अपने आप को। एंड उसका जो सारी टेंशन है, सारा लोड था, वो एक तरफ था। समथिंग अबाउट 80 टन का वजन एक तरफ था। तो फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें ये दोबारा से सेफ कंडीशन पे लेकर आना है। तो मैंने उनको अलाउ कर दिया कि हाँ भाई, इस क्रेन को आप सेफ कंडीशन पे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी वेट भी लिफ्ट किया हुआ था क्रेन ने, अनसेफ उस पे भी थी, वो पोजीशन में भी थी, एंड हो सकता है तूफान आ जाता है एकदम, तो वो क्रेन क्या होती है, वो पूरी क्रेन पलट जाती है, वजन उससे गिर जाता है। तो ये इन चीज़ों को भी आपने अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ उतना ही अलाउ करना है जितना आपको लगता है कि उसमें टेम्परिंग भी ना हो, एंड आप जो है ना, ऐसा ना हो कि कोई एडिशनल हादसे को आप बॉर्न कर लें। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी जो है ना रिपोर्ट करना है। ठीक है? अच्छा, रिपोर्ट द एक्सीडेंट, रिपोर्ट आप किसे करेंगे? आपका एक पर्सन होगा, ठीक है, आपने उनको बता देना है, सुपरवाइजर है जो भी है वहाँ पे, ठीक है, लाइन सुपरवाइजर है, लाइन मैनेजमेंट है। आपने उनको बताना है कि इन इन पार्टीज को आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें कि इस तरह का हादसा हुआ है। ये वैसे तो सिचुएशन में ऑलरेडी हो भी जाता है क्योंकि आप सबको एकदम बताना शुरू कर देते हैं कि हादसा हुआ है, सारे उस जगह पे आए। सीनियर मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज। इसके अलावा इंजर्ड पर्सन फैमिली, अगर तो कोई पर्सन इंजर हुआ है तब ओनर्स ऑफ द एसेट, उस जगह का मालिक, या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी कोई क्रेन थी तो वो उसका मालिक, वो सारे उस एसेट के मालिक होते हैं, उनको आपने इन्फॉर्म करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी, काइंडली माइक म्यूट रखें। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी को आपने इन्फॉर्म करना होता है। सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एचआर का जो डिपार्टमेंट है, उनको आपने इन्फॉर्म करना होता है। ये है आपका एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द आयुष। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं इसमें। ये आयुष का फॉर्मेट है, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री होगी ज़रूरी नहीं है कि वो आयुष का फॉर्मेट फॉलो करे, वो अपना एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने फिर उसी तरह उसको फॉलो करना है। असेंबल द इन्वेस्टिगेशन टीम। अब मेरी बात समझो, एक हादसा हुआ है जिसमें एक पर्सन स्लिप कर जाता है, उससे आप क्या कहते हैं, सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है, स्टेयर से। एंड एक जगह पे क्रेन का ऑपरेशन था, क्रिटिकल लिफ्टिंग थी, और वहां पे 80 टन का वजन गिर जाता है। तो इन दोनों की सिवियरिटी समझ रहे हैं आप लोग? एक जगह पे छोटा सा हादसा हुआ है जहाँ पे माइनर इंजरी हुई है, एंड एक जगह पे बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पे हो सकता है मेजर इंजरीज हुई हो। तो अब आपने उतनी ही टीम असेंबल करनी है, उतनी ही टीम आपको रिक्वायर्ड होगी जिस जितनी सेवेरिटी का हादसा हुआ। काइंडली माइक म्यूट रखें। आपने उतनी ही सिवियरिटी का उतनी टीम असेंबल करनी है। लेट्स सपोज अगर एक बंदा स्लिप करता है तो वहाँ पे एक से दो बंदे भी काफ़ी होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बल्कि एक बंदा ही मोस्टली यूज़ होता है। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा होगा जिसमें किसी की जान भी गई होगी, तो वहाँ पे मोर देन वन पर्सन होगा, यानी कि वहाँ पूरी टीम होगी जैसे एक बंदा लीड कर रहा होगा। तो उसे भी हम देख लेते हैं। इन आपको जब बस टीम असेंबल करनी होगी, किस किस तरह की आपको बंदे रिक्वायर्ड होंगे, तो वहाँ पे समवन फेमिलियर विद द वर्क लोकेशन, उस वर्क लोकेशन का कोई पुराना पर्सन
जिसका जो है ना एक्सपीरियंस पर्सन हो, रेलिवेंट पर्सन हो उस फील्ड से, उस एरिया से, यानी कि एरिया ऑपरेशनल इंचार्जेस जो होते हैं, उस पर्सन को आप इसमें असेंबल कर सकते हैं अपनी टीम में। सुपरवाइजर और मैनेजर फ्रॉम द वर्क लोकेशन, उस एरिया का सुपरवाइजर या फिर जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर विद अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, वहाँ का सीनियर मैनेजमेंट, जिस तरह कि आपके वर्क्स का कोई लेट सपोज जनरल मैनेजर हो गया, आपके जो है डिप्टी मैनेजर्स हो गए, इनको आप इन्वॉल्व करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट होगा, एक आपकी होती है वर्क्स की सेफ्टी की टीम होती है, एक होती है आपकी जो है हायर कॉर्पोरेट टीम होती है, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स, जिस तरह क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस तरह आपके एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पूरे एम्प्लॉयज़ का मसला जो भी होता है वो आगे कम्युनिकेट करते हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन द इवेंट इफ पॉसिबल, अब यहाँ पे इफ पॉसिबल का टर्म यूज हुआ है, यानी कि वो पर्सन जो कि उस हादसे का शिकार था, तो अव्वल तो वो इस काबिल है कि वो आपको जो है उस इन्वेस्टिगेशन में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो ट्रामा में हो या फिर वो बिल्कुल जख्मी हो, तो अगर आप उसको पॉसिबल है तो इन्वॉल्व करें, नहीं है तो फिर छोड़ दें। एंड टेक्निकल पर्सन, लेट सपोज यहाँ पे फोर्क लिफ्ट ट्रक का हादसा हुआ है, तो यहाँ पे हम टेक्निकल पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि उस FLT ट्रक्स को उनकी मेंटेनेंस को समझता है, या फिर वो हो सकता है आपको बताए, इन्फॉर्म करे कि इस जो कंपनी के जो आप लोग FLT ट्रक मंगवाते हैं, या फिर ये बहुत पुराने FLT ट्रक्स हैं जिनमें लीकेज का इशू रहता ही है, इस तरह से वो आपको क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। अब द साइज ऑफ टीम डिटरमिन बाय द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी बड़ा साइज होगा आपकी टीम का। इसके अलावा कितना बड़ा हादसा हुआ है उतनी आपको फिर टीम असेंबल करनी होती है। अब किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसकी मैं बात स्टार्ट में कर रहा था कि कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, अगर अगर तो उसकी लाइक्लीहुड पॉसिबल में आ रही है, ठीक है, एंड उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि जो उसकी सिवियरिटी है वो माइनर सीरियस मेजर फैटल की तरफ है, जिस तरह बढ़ती जाएगी, तो आपने कितनी मिनिमम, अगर पॉसिबिलिटी लो है एंड सिवियरिटी उसकी माइनर है, यानी कि माइनर इंजरी हुई है, एंड दोबारा होना भी उसका पॉसिबिलिटी भी उसकी लो है, तो आपने क्या करना है, मिनिमल लेवल की, यानी कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी का जो टीम का पर्सन है, लीड पर्सन है, अगर सुपरवाइजर है, ठीक है, तो वो वही सिर्फ अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर तो पॉसिबिलिटी उसकी मीडियम में आ रही है एंड सेवेरिटी उसकी सीरियस है, तो लो लेवल की, यानी कि वहाँ पे लाइन मैनेजर एंड सुपरवाइजर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं कि इंडस्ट्री में इस तरह फॉलो, लेकिन आयुष ने इस तरह हमें सिखाया है। अगर तो पॉसिबिलिटी हाई है और सेवरिटी मेजर है, यानी कि मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, मेजर इंजरी हो सकती है, एंड पॉसिबिलिटी उसकी हाई में आ रही है, तो फिर आपने मीडियम लेवल की इसमें क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसमें आपका हेल्थ एंड सेफ्टी लीड पर्सन भी हो जाता है, इसमें आपका जो है ना लाइन मैनेजर भी हो सकता है, इसमें आपकी जो है ना मोर देन वन पर्सन और भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने पीछे देखे, समवन फेमिलियर विद द वर्क प्लेस, टेक्निकल पर्सन, आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर हाई है, पॉसिबिलिटी भी हाई है, और इसके अलावा उसकी सिवियरिटी भी फैटल है, यानी कि जान जा सकती है, तो इस कंडीशन में एक कंप्लीट टीम बनाएंगे आप। उस टीम में जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट भी होगा, उसमें टेक्निकल पर्सन भी होगा, समवन फेमिलियर विद द जॉब भी होगा, उसमें आपका इंजर्ड पर्सन अगर पॉसिबल वो भी, इसके साथ साथ उसको एक पर्सन लीड करा होगा उसका, जैसे कि लेट सपोज एक जनरल मैनेजर है, तो वो उसको लीड करा होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस पे ये सारे इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे। इन्वेस्टिगेट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, गैदर इन्फॉर्मेशन, आपने इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो पहले तो आपने जब उस जगह को बैरिकेड कर देते हैं ताकि किसी किस्म की टेम्परिंग ना हो, उसी टाइम आपको चाहिए कि आप जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दें, यानी कि जो हादसे में टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ एक्सीडेंट हुई होती हैं, आपस में लगी होती हैं, टकराई होती हैं, उन सब की तस्वीर बनाना शुरू कर दें। ऑयल स्पिलेज है, उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर दें। इसके अलावा फिजिकली वहाँ पे आप जब जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ के आईनी शायद जो होते हैं, यानी कि एनी शायद कहते हैं, जो जो भी होते हैं, जो आ, उस हादसे को जिन्होंने देखा होता है अपनी आंखों से, उनको आपने उनसे पूछना है, CCTV फुटेज हो वो देखनी है, आपने खुद वहाँ के परमिट्स देखने हैं, तस्वीरें बनानी है, लोगों से मिलना है, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि परमिट्स चेक कर लेनी है, ऐसे सिस्टम ऑफ वर्क, वर्क इंस्ट्रक्शंस, इन सब चीज़ों को आपने चेक करना स्टार्ट कर देना है। फिर एनालाइज द फाइंडिंग्स, उनको आपने एनालाइज करना है। अगर तो पॉसिबल है कि वो
या तो अनसेफ कंडीशन की वजह से वो हादसा हुआ, या फिर अनसेफ एक्ट की वजह से, या फिर उसके रूट कॉजेज को आप समझेंगे तो हो सकता है कि मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से ये चीज़ हुई हो। रिव्यू करंट रिस्क कंट्रोल्स। आपने जो करंट रिस्क कंट्रोल्स हैं उनको आपने रिव्यू करना है। एक और बात यहाँ पे आ जाती है, सॉरी, कि जब कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ की करंट जो जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिस्क एसेसमेंट स्पेशली आपके, इसके अलावा आपके जो परमिट्स होते हैं वो उसी टाइम जब्त कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ वो उनमें मज़ीद एडिशन की जाती है, क्योंकि अगर तो वो इस काबिल होते तो वहाँ पे हादसा ना होता। या एक और पॉसिबिलिटी है कि इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, तो वहाँ पे फिर आपने क्या करना है, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस को इंश्योर करना है। क्रिएट एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या होता है कि आप जो है अपनी टीम को, उसको जब सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी मैनेजमेंट एंड आप सारे बैठते हैं, आप उस पर डिस्कस करते हैं एंड उनको बताते हैं कि ये इसकी एनालिसिस थी, ये इसकी फाइंडिंग्स थी। अब फ्यूचर में हमें इसे किस तरह से कंट्रोल करना है, किस कौन कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना है, and हम इसको किस तरह फ्यूचर में होने से, दोबारा होने से रोक सकते हैं। एंड ये आपकी एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू द आयुष। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल रिलेशंस भी हैंडल करने होते हैं, लेकिन याद रहे ये वही पर्सन करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो इस काम का, जिसको आपने जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। हर पर्सन जो है ना एक्सटर्नल रिलेशंस को वो नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, हैंडल नहीं करेगा। जिसमें इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज आई थी हैं, उनको आपने हैंडल करना होता है, मीडिया को हैंडल करना होता है, लोकल रेजिडेंट्स एंड बिजनेस को हैंडल करना होता है। एक और चीज़ आपने समझनी है इस डॉक्यूमेंट पार्ट का हिस्सा, कि जब आपके पास HEC की कोई टीम आए या फिर लॉ की तरफ से कोई टीम आए, तो आप उनको मना नहीं कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट को की कॉपी लेने से। उनको हसवा ने, अकॉर्डिंग टू आयुष, हसवा ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है, जो हमने पढ़ा था ना, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस ETC एक्ट 1974। उसके अकॉर्डिंग इनको पूरा राइट है कि ये उसकी हर एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा ये उस डॉक्यूमेंट की कॉपीज को रख सकते हैं, तो इसलिए आपने इनको मना नहीं कर सकते। एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब एंड मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि आपने किसी को ब्लेम नहीं करना। ये नहीं कहना कि ड्राइवर की गलती थी, ये नहीं कहना कि उस ऑफिस वर्कर की गलती थी। आपका जो मेन मकसद ये होता है कि आपने इसके दोबारा होने से रोकना है। हैविंग प्लान्स इन प्लेस बिफोर एन एक्सीडेंट विल हेल्प फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है इन इफेक्टिव वे, यानी कि आप चाहते हैं कि उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हों, तो किस तरह आपने उसकी पहले से प्रॉपर प्लानिंग करनी है। एंड प्लानिंग में आपकी ये प्रॉपर पूरी जो आयुष की ट्रेनिंग थी, ये आज का जो लेक्चर था, ये इसमें इन्वॉल्व है। शेयरिंग द फाइंडिंग्स एंड इंपॉर्टेंट एज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं, जो उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, जो कॉजेज मिलते हैं, उसको जो है ना शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने वर्कर्स में, ताकि उनको अवेयरनेस हो सके, उनको नॉलेज मिल सके, ताकि दोबारा वो चीज़ होने से वो लोग रोक सकें। तो ये था आज का आपका मॉड्यूल 6। इसके बाद हम मॉड्यूल 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने इसमें सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 5 मिनट्स बाद आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें, ओके।